सुबह सुबह मेरी आँख खुली। जैसे ही मेरी नज़र कमरे की छत पर पड़ी तो मैं कुछ हड़बड़ा कर उठ बैठी, क्योंकि मेरे कमरे की छत पर अजीब से निशान थे। यह निशान ऐसे थे जो मैंने आज तक पहले कभी नहीं देखे थे। लगता था जैसे कमरे की छत पर बिच्छू चल फिर रहे हों। इससे पहले कि मैं और ज़्यादा ध्यान लगाती, मुझे अपने सास खड़ी एक परछाई सी नज़र आई। ओह, मैं तो भूल ही गई थी, आज मेरी शादी की पहली सुबह थी। मैं तो अपनी ज़िंदगी छोड़ छाड़ कर एक नए घर में आ गई थी। फिर आहिर आहिर इस तरह घर की हर चीज़ मुझे महसूस होने लगी। मैं सुबह उठी तो लगा जैसे अपने पुराने घर में हूँ। मैं उठ बैठ कर देखा तो मेरे पास 19-20 साल की एक लड़की खड़ी थी। लड़की मुझे गौर से देख रही थी। मुझे तो उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई इंसान नहीं बल्कि कोई भूत प्रेत है। वह मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। भाभी, आप उठ गई? मेरी नज़र उस लड़की पर पड़ी तो मैं जान गई थी कि सुधाकर ने अपनी इस बहन का जिक्र किया था। मैं सुधाकर की दूसरी पत्नी थी। उनकी पहली पत्नी एक हादसे में गुजर चुकी थी। उन्होंने मुझसे दूसरी शादी की थी। सुधाकर की उम्र ज़्यादा नहीं थी, वह मुश्किल से 45 साल के लगते थे और उनकी उम्र भी 45 या फिर 40 ही थी। उनकी शादी कम उम्र ही कर दी गई थी। फिर एक बेटी पैदा हुई और यूं जब पत्नी सर्वगिस हो गई, सुधाकर ने दूसरी पत्नी करने का सोचा। और जब उनकी नज़र मुझ पर पड़ी तो मानो यह सब कुछ भूल गए थे। मैं हैरान थी कि मेरी ननद भी तकरीबन मुझसे छोटी उम्र ही थी। मेरी उम्र 30 साल की थी जबकि सुधाकर 45 साल के थे। हम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी थी, पर इस घर में आते ही जो सबसे अजीब चीज़ थी मुझे देखने को मिली वह थी सुधाकर की बहन से मिली तो वह मुझे गौर से देखते हुए मुझे भाभी कहती मेरे गले लग गई। मैं हैरान थी कि सुधाकर की बहन इस उम्र में ही इतनी मासूम सी बिल्कुल बच्चों वाली हरकतें करती थी। शायद सुधाकर को अपनी बहन से बहुत मोहब्बत थी, इसलिए अभी तक अपने घर में ही रखा हुआ है। वरना अक्सर जिस आदमी की पत्नी या माँ बाप दुनिया से चले जाते हैं तो अपनी बहन या बेटे की शादी जल्दी कर देते हैं ताकि जल्द से जल्द जिम्मेदारियों से आज़ादी मिले। मगर मैं सुधाकर की बहन नीलू को देखकर काफ़ी परेशान हुई थी, क्योंकि वह अजीब सी पथराई हुई आंखों के साथ मुझे देखती फिर हंस देती। मैं यही सोचकर चुप थी कि चलो सुधाकर की बहन तो बहुत ही ज़्यादा खुशमिजाज है, मुझसे अच्छे से बात करती है, वाकई मुझे भाभी माँ का दर्जा देती है। सुधाकर ने मेरी इस बात पर मेरा बहुत ज़्यादा धन्यवाद किया कि मैंने उसकी बहन को एक माँ की तरह संभाल लिया है। मैंने उसे अच्छे से बातचीत शुरू कर दी, मगर अब मुझे दोपहर का खाना पकाना था, इसलिए मैं कमरे से बाहर आई। सुधाकर की बहन नीलू भी मेरे पीछे पीछे आ गई। बोली कि भाभी मैं आपकी मदद कर देती हूँ। मैंने कहा नीलू, मेरा इस घर में पहला दिन है, तुम बस मुझे किचन की ज़रूरी चीज़ें समझा दो, उसके बाद मैं घर के सारे काम खुद ही करूँगी। नीलू बोली ठीक है, मैं आपको किचन का सब कुछ समझा देती हूँ। उसने मुझे सारी चीज़ें तो बता दी। मैं सोच रही थी कि मैं नीलू के कमरे में जाऊँ। मैंने कहा नीलू, मैंने अपनी किचन तो देख लिया है, तुम मुझे अपना कमरा तो दिखा दो। इस बात पर नीलू एकदम से घबरा गई और बोली भाभी मैं आपको अपना कमरा नहीं दिखा सकती। मैंने कहा क्यों, तुम्हारे कमरे में ऐसा क्या है कि तुम्हारी भाभी नहीं देख सकती? बोली कि बस मैं शुरू से ही ऐसी हूँ, कोई मेरे कमरे में नहीं आता, ना ही मैं किसी के कमरे में जाती हूँ। मुझे याद आया कि नीलू सुबह ही मेरे कमरे में आई थी। फिर वह चौंक कर बोली आज तो आपका पहला दिन था, मैं आपको कमरे में आई थी, पर आज के बाद आप कहेंगी तो मैं नहीं आऊँगी। हाँ, पर यह बात तो आपको माननी ही पड़ेगी कि आप मेरे कमरे में नहीं आएंगी। मैंने कहा ठीक है, अगर तुम नहीं चाहती तो मैं नहीं आऊँगी, पर काम वाली तो तुम्हारे कमरे में सफाई कर देती होगी, इसलिए मुझे आने की ज़रूरत नहीं। नहीं भाभी, मैं तो काम वाले को भी अपने कमरे में नहीं आने देती। उसकी यह बात सुनकर मुझे अजीब सा लगा था। क्यों भाई, बगैर तुम्हें कमरे के कोई खजाना छिपा रखा है क्या जिसकी तुम हिफाजत करती हो? मेरी बात पर वह बोली कि नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, कुछ चीज़ें होती है जो सबसे छुपाई जाती हैं। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। मैं कामों में बिजी हो गई। नीलू का घर वाकई बहुत खूबसूरत था। मैं जिस घर में संबंध रखती थी वह एक मालूम सा टूटा फूटा पुराना घर था।
पर जिसमें मैं आई थी वह किसी महल से कम नहीं था। मैंने नीलू से दिल भर खूब बातें की। शाम का वक्त हुआ तो सुधाकर आ गया। जैसे ही मैंने घर का दरवाज़ा खोला, सुधाकर की नज़रें अपनी बहन पर पड़ी तो वह एक नज़र चुराते अंदर भाग गई। मुझे लगा जैसे वह सुधाकर को देखकर खुश ना हुई। सुधाकर भी अपनी बहन को देखकर परेशान हो गया। फिर मैं कमरे के अंदर आई। मैंने कहा, सुधाकर, मैं जानती हूँ कि इस घर में कोई औजार नहीं है, इसलिए रस्म करने और खीर पकाई करने के बजाय मैंने सोचा कि आज से आपके घर में काम संभालूं। मैंने खाना बना दिया है, आप कहें तो गर्म कर दूं? सुधाकर बोले, हाँ ठीक है, मुझे खाना भी गर्म कर दो और नीलू के बारे में भी बताओ। मैंने कहा, नीलू के बारे में क्या बताऊं? वह आपकी बहन है, पर आपसे मिली क्यों नहीं? मैं इस बात पर सुधाकर से हाव भाव का ज़्यादा ले रही थी। सुधाकर मुझसे नज़रें चुराने लगा। बोले कि बस वो ऐसी ही है, शर्मीली सी है, जरा मैं घर में आता हूँ तो इधर उधर छुप जाती है। मैंने कहा, सुधाकर, वह मुझसे तो पूरा दिन बातें करती रही, आपके आने से चुप क्यों हो गई? क्या आप अपनी बहन पर जुल्म करते हैं या उसके साथ सख्ती से पेश आते हैं? सुधाकर से जैसे ही खांसी आ गई। मेरी बात सुनकर बोले कि ऐसा कोई बात नहीं है, बस मैं तो वैसे ही उसकी इज्जत करता हूँ, पर तुम आ गई हो तो मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं। मैंने कहा, ठीक है, पर यह बात मेरे दिल में बस गई थी कि सुधाकर की बहन अपने ही भाई से नज़रें चुराकर भाग जाती है और अजीबोगरीब हरकतें करती है। मगर मुझे क्या पता था कि अभी तक मुझे सारी बातें नहीं पता है। जिस दिन वह खुलेगी तो मेरी ज़िंदगी भी भूचाल आ जाएगा। यह सुबह सुबह का वक्त था जब मैं रविवार वाले दिन अपने कमरे में बैठी अपने कपड़े इकट्ठे कर रही थी, क्योंकि आज मैं मशीन लगाना चाहती थी। मैंने देखा कि सुधाकर की अपने कमरे में ही थे, काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहे थे। मैं सुधाकर के पास गई। मैंने कहा, आप फिक्र मत करो, अब आपके घर में आपकी पत्नी आ गई है, वह आपकी बहन की हिफाजत करेगी। यह सुनकर सुधाकर ने अपना सर पकड़ लिया और बोला, यही तो मसला है, तुम दोनों एक दूसरे में हिफाजत नहीं कर सकती। मुझे तो डर है कि कहीं मेरी बहन तुम्हारे साथ लड़ना झगड़ना ना शुरू कर दे। मैंने सुधाकर को प्यार से कहा कि आपको इधर इस बारे में बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी बहन नीलू से दोस्ती कर लूँगी और जब दोस्ती हो जाएगी तो हम बिल्कुल भी मुझे हार बताने में पहराज नहीं करेगी। फिर मैं आपको भी सब कुछ बता दूंगी कि वह आपके बारे में क्या सोचती है। सुधाकर बोले कि हाँ ठीक रहेगा, पर आज तो रविवार का दिन है, उसे मेरा साथ बैठकर नाश्ता करना चाहिए, लेकिन वह अपने कमरे में से ही बाहर नहीं आ रही है। तुम देखो जाकर कि उसको क्या हुआ है। मैंने कहा, सुधाकर, जब उसने जगाना होगा तो खुद ही जाग जाएगी, आप क्यों परेशान होते हैं? बोले, नहीं, मुझे बस बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है। तुम ऐसा करो कि जाकर नीलू के कमरे में दरवाज़ा खोलो, उसके हाल पूछो और कहो कि उसको चाय दूं। मुझे अजीब सा लगता था, मैं तो इस बहन भाई के बीच नौकरानी की तरह पीस रही थी। बाहर से अपनी ननद के कमरे में गई। नीलू सो रही थी। मैंने उसे जगाए बगैर ही आवाज़ दी, कहा, तुम्हारा भाई तुम्हें बुला रहा है, लेकिन वह जाग नहीं रही थी। तभी मुझे सुधाकर की बात याद आ गई कि मैंने उसको हल्का सा झिझोड़ यह देखना है कि वह अपनी जगह से उछल पड़ी। मेरी तरफ देखते हुए बोली, निकल ले बाहर, भाभी आपको कहा था कि मेरे कमरे में नहीं आना। वह ऐसा महसूस करवा रही थी जैसे उसने अपने कमरे में कोई खुफिया चीज़ छुपा रखी हो जिसे वह मुझसे जाहिर नहीं करना चाहती। मैंने सोचा मुझे ज़्यादा तकरीब नहीं करनी चाहिए, कहीं यह लड़की मुझे नाराज़ न हो जाए। मैं खामोश हो गई, पर मैंने सोच लिया था कि मैं उसके कमरे में ज़रूर जाऊंगी, देखूंगी कि आखिर क्या करती है। तभी सुधाकर मुझसे कहने लगे कि तुम मुझसे बात नहीं करती। मैंने ज़रूर कहा, ज़रूरी बात कीजिए। बोले कि अभी तो नहीं, तुम पहले अपने भाई को और अपने घर वालों को मेरे घर बुलाओ, तभी मैं तुमसे बात करूंगी, वह भी अपनी बहन के बारे में और तुम्हारे बारे में। यह सुनकर मैं हैरान और परेशान हो गई। सोचा कि आखिर सुधाकर मेरे घर वालों को क्या बताना चाहता है। मैं अपने घर वालों से अपनी दावत का तो कह सकती थी, लेकिन उनको यह कैसे कह सकती थी मेरे घर आए। मैंने एक दिन माँ से बात की, कहा कि आप और भैया अगले रविवार को हमारे घर आ जाइए, क्योंकि
मेरे घर को आपको मिलने का बहुत शौक है। माँ बोली, मेरी बेटी का घर है, मैं क्यों नहीं जाऊँगी। अगले एक हफ्ते में बहुत कम हुआ था जिसने मुझे यह बात समझने पर मजबूर कर दिया था कि मुझे समझ भी नहीं आ रहा था मेरे पति की मोहब्बत किस दिशा में जा रही है, वह मुझे क्यों इज्जत देते हैं। रविवार वाले दिन 1-2 दिन पहले ही बात है, जब मैं अपने कमरे में थी मुझे आवाज़ आई। यह आवाज़ हल्की सी थी। सुधाकर भी घर नहीं थे। मुझे नीलू की फिक्र हुई। भागती उसके कमरे में गई, देखा तो कमरे का दरवाज़ा बंद था। मैं परेशान हो गई। नीलू ने आखिर इतनी बुरी चीख क्यों मारी है, कहीं कोई हड़बड़ ना हुई हो। मैंने दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। नीलू ने दरवाज़ा नहीं खोला। अंदर खामोशी छाई थी। अब तो मेरी बेचैनी बढ़ने लगी। मैंने दरवाज़ा को जोर जोर से पीटने के बाद दरवाज़ा न टूटने लगा, फिर भी नीलू ने दरवाज़ा नहीं खोला। अब मुझे यकीन हो गया था कि नीलू या तो घर में किसी मुश्किल में है या फिर कुछ गलत किया है, वरना इतनी देर से वह दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही। यह बात मुझे परेशान कर रही थी। मैं फ़ौरन से सुधाकर को फ़ोन मिलाना शुरू कर दिया। वह फ़ोन का जवाब नहीं दे रहे थे। मैं भागती हुई घर से बाहर निकली, जाकर पड़ोसियों के दरवाजे बजाए। एक अंकल जो कर सुधाकर के अच्छे खास जाने वाले थे, उनका नाम कमलेश था। वह मेरे साथ मेरी मदद करने के लिए मेरे घर आ गए। उन्होंने देखा कि दरवाज़ा अंदर से बंद है और खोला भी नहीं जा रहा। दरवाजे को जोर से धक्का देकर तकरीबन तोड़ डाला। दरवाज़ा खुलते ही नीचे जा गिरी। मैंने बड़ी मुश्किल से दरवाजे को एक तरफ किया। अपनी ननद को देखते लगी कि अपने बिस्तर पर औंधे मुँह पड़ी हुई थी। वह देखकर मुझे सख्त हैरत हुई कि नीलू की कलाई पर खून का निशान था और वह औंधे मुँह पड़ी हुई थी। उसके मुंह से झाग निकल रही थी। यह देखते ही डर के मारे पसीने छूट गए। अब तो सुधाकर को यही लगने था कि जैसे मैंने उसकी बहन को नुकसान पहुंचाया है। मैं ईश्वर से क्या कहूँगी। कमलेश अंकल कहने लगे, बेटा तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारे पति को सारी बातें बता दूंगा कि यह हादसा कैसे हुआ। फिलहाल जरूरी है कि हम तुम्हारी ननद को अस्पताल लेकर जाएं, वरना सुधाकर भी परेशान होगा और यह तो अपनी बहन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। मैंने कहा, ठीक है, आप एम्बुलेंस मंगवाएं, मैं अपनी ननद को संभाल कर थाम कर बाहर ले आती हूँ। कमलेश अंकल ने फ़ौरन गाड़ी मंगवा ली। मैंने अपनी ननद को अस्पताल के लिए एम्बुलेंस में डाला और उसे तकरीबन आधे घंटे में अस्पताल पहुँचा दिया। नीलू को गहरी चोट आई थी। उसे अस्पताल में दाखिल कर दिया गया। मैं अस्पताल के कमरे के बाहर चक्कर लगा रही थी जब सुधाकर भी वहां पहुंचे। शायद कमलेश अंकल ने ही उनको खबर दी। सुधाकर आते ही मुझ पर गरजने लगे और बोले, तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं है नीलू का? सुबह से वह सो रही थी, तुम जाकर उससे पूछ तो लेती कि क्या हुआ है। मुझे ऑफिस से आना पड़ा। मैं हैरान थी कि वह कैसी संगठित इंसान है जिसे अपनी बहन की नहीं अपने ऑफिस की फिक्र है। मैंने देखा सुधाकर भी बहुत परेशान था। वह डॉक्टर से बातचीत करने के बाद मेरे पास आए और बोले, बात सुनो, तुम्हें यह सब अभी तक अपने मायके वालों को नहीं बता दिया ना? अपनी माँ को, यह बहन को नहीं कह दिया कि मेरी बहन को कोई नुकसान हुआ है या फिर उसने खुद को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है? मैंने कहा, नहीं सुधाकर, आप यह कैसी बात करते हैं? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और अपने घर वालों को क्यों बताऊँगी? मैं तो आपको भी फ़ोन करना भूल गई थी। मुझे इस कदर परेशानी हुई कि बस मैंने फ़ौरन नीलू को अपने घर में लिया। अस्पताल आ गई। सुधाकर ने कहा, तुमने बहुत अच्छा किया जो तुमने अपने घर वालों को नहीं बताया, और बताना भी नहीं चाहिए। छोटी मोटी बात घर वालों को नहीं बताते। मैंने कहा, ऐसा ही होगा, मैं उनको यह बात कभी नहीं बताऊंगी। तब तक डॉक्टर ने हमें इतना खबर दी कि नीलू होश में आ चुके। सुधाकर ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। वह खुद ही अंदर कमरे में चले गए। मैं जाने उन्होंने नीलू से क्या बातें की कि जब मैं वापस नीलू के कमरे में गई, नीलू मुझे खामोश से देख रही थी। मैंने उसे लाख पूछने की कोशिश की कि तुमने ऐसा क्यों किया है, मगर कुछ नहीं बताया। यहाँ तक कि वह खामोशी से बाहर आ गई। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। सुधाकर ने मुझे घर वालों को भी यह बात बताने से मना कर दिया था। अपनी बहन से भी बात नहीं करते। क्या मैं इस घर में बिल्कुल भी कोई
हैसियत नहीं रखते क्या मैं इस घर में कोई गैर हूँ? यह सोचकर मेरा दिल परेशान हो गया, पर मैंने सब्र से काम लिया। सुधाकर मुझसे कहने लगे, तुम अपनी और माँ को, भाई को इस हफ्ते ही से घर में बुलाना, बिल्कुल भी देर नहीं करना। मैं नहीं चाहती थी कि जो तुम्हारे घर वालों को मिलने का प्लान है वह कैंसिल हो जाए। मैंने कहा, ऐसा क्यों? ऐसा ही करेंगे, मैं बिल्कुल अपनी माँ और भाई को बुला लूँगी। रविवार वाले दिन मैंने माँ और भाई को बुलाया अपने घर का दावत पर। माँ ने भी मेरे हाथ में खाने की खूब तारीफ की। मेरे पति ने झट से कह दिया कि यह खाना आपकी बेटी नहीं बल्कि मेरी बहन ने बनाया है। नीलू बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। यह सुनकर माँ हंसने लगी, बोली कि यह भी ठीक है। बात तो एक ही है कि मेरे पति का अंदाज अचानक बदल गया। बोले कि एक बात तो नहीं है, अगर आप मेरी बहन को भी अपनी बेटी की तरह ही समझती हैं तो फिर अपने बेटे के लिए तो पता है कि मुझे मेरी पहली पत्नी छोड़ गई और फिर हमारे माँ बाप भी दुनिया से छोड़ चुके हैं। अब मैं अपनी बहन की शादी करना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे आपकी कृपा की ज़रूरत है। माँ ने सुधाकर को कहा कि हम आपकी बहन के रिश्ते की कोशिश करेंगे, आप बिल्कुल फिक्र न करें। सुधाकर बोली, मुझे कोई कोशिश नहीं चाहिए, मुझे तो आपके घर से रिश्तेदारी करनी है। अगर आप अपने बेटे की शादी मेरी बहन से कर दें तो मुझे बहुत खुशी होगी। यह सुनकर माँ ने कह दिया, हाँ दामाद जी, हम ज़रूर इस बारे में सोचेंगे, लेकिन फ़िलहाल ऐसा कोई इरादा नहीं था हमारा। माँ की बात सुनकर सुधाकर का मुँह लटक गया। मेरा सुधाकर से तो अच्छे संबंध थे, लेकिन माँ मेरी हर बात आंखें बंद करके नहीं मानती थी। माँ और भाई जल्द ही मेरे घर से चले गए। सुधाकर के तेवर कुछ अच्छे नहीं थे। माँ के जाने के बाद सुधाकर मुझसे लड़ने पर आ गया। बोले कि तुमने देखा, इज्जत देती है, वह आपसे उम्र में बड़ी है, अगर उन्होंने आपको इंसकर बात की है तो क्या हुआ? बोले कि तुम मत सिखाओ। अगर मुझे पता न था कि मेरी बहन का रिश्ता नहीं हो रहा है तो अच्छी नहीं होगा। मैं हैरान थी कि कोई व्यक्ति अपनी बहन का रिश्ता ज़बरदस्ती कैसे कर सकता है। खैर, उन लोगों को गए हुए 2 दिन हो चुके थे। मैं नीलू के कमरे में गई। नीलू असल में अपने कमरे से हर वक्त बंद रहती, ना वह बाहर आती ना खाने के लिए मुझसे बात करती। इस कभी खाना लग जाता तो टेबल पर आकर हम दोनों के साथ बैठकर खाना खा लेती। फिर ज़्यादातर वक्त वह अपने कमरे में ही रहती। अब नीलू की मजबूरी थी कि बीमारी की वजह से बिस्तर पर ही पड़ी रहती, अपने काम खुद ही कर सकती थी। सर्दियों के दिन थे, नीलू की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो रही थी। मैं उसके कमरे में सूप लेकर गई। मैं उसे अपने हाथों से सूप पिलाया ताकि उसकी तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए और सुधाकर का मूड भी सही हो जाए, ताकि जब सुधाकर अपनी बहन से पूछे तो वह मेरी अच्छी रिपोर्ट दे। शाम के 4 बजे फिर से नीलू के कमरे में गई तो देखा वह बेड पर बैठी हुई थी। उसकी आंखें लाल थी। मैं भी उसके बेड पर बैठी तो चौंक गई, क्योंकि बेड की चादर गीली थी। मुझे लगा शायद पानी गिर गया होगा, पर ऐसा नहीं था। मैंने पूरे बेड को हाथ लगाकर देखा, वह सारा बेड ही गीला था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने धोकर चादर बिछाई हो। इस बात पर मुझे हैरान कर दिया। सर्दी के बेडशीट धोने की नीलू का क्या जरूरत पड़ गई थी? मैंने आसपास अपने कपड़ों की नज़र देखी तो वह सब भी धुले हुए थे। भले ही यह सर्दी के दिन थे, पर सर्दी इतनी भी नहीं थी कि जितने की नीलू को लग रहा था। नीलू थर-थर काँप रही थी। उसको देखकर मैंने कहा, नीलू, यह क्या मामला है? तुम्हारे कमरे में हर चीज़ गीली क्यों है? नीलू बोली, ये सब चीज़ें गंदी थी, मैंने सबको धो दिया है। मैं नीलू से बातें कर रही थी, सुधाकर आ गई। उसको आने की बात सुनकर ही मैं नीलू के पास से उठ गई। मैंने कहा कि जाकर सुधाकर को खाना लगाती हूँ। मैं बाहर गई तो देखा सुधाकर बड़े मूड में था। बोले कि तुमने अपने भाई और माँ से बात की? मैंने कहा, क्या बात करूँ? बोले कि देखो, मैं यह बात तुमसे साफ साफ बताना चाहता हूँ, हेरा फेरी से काम नहीं लेना चाहता। मामला यह है कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा भाई मेरी बहन से शादी कर ले, क्योंकि मेरी बहन को तुम्हारा भाई पसंद है। मैंने कहा, वह कैसे मेरा भाई को अपनी बहन के जानता भी नहीं? सुधाकर बोला, मेरी बहन को तुम्हारे भाई हमारी शादी से पहले ही पसंद था, इसलिए तो मैंने तुमसे शादी की है, ताकि बाद में तुम पर दबाव डालकर अपनी बहन से तुम्हारे भाई की शादी करवा सकूँ। और हाँ, मैं अपनी बहन से बहुत मोहब्बत करता हूँ।
बहन की मोहब्बत में किसी भी हद तक जा सकती है। मेरी बहन को OCD की बीमारी है। वह बार बार अपनी चीज़ें धोती है, वहम करती है, पर कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है जिसकी वजह से मैं उसकी मनपसंद शादी नहीं करूं। पहले से ही दिमागी मरीज है। अगर मैंने उसकी शादी उसकी मर्जी से बगैर नहीं की तो वह रह नहीं पाएगी। तुम भी समझने की कोशिश करो। तुम्हारा एक भाई है पर वह कमाता कुछ नहीं है। मैं उसको सोने से तोल दूंगा, लेकिन अपने घर वालों को मनाओ कि वह मेरी बहन से शादी करने के लिए हामी भर दे। अच्छा नहीं होगा। मैं अपने पति को हक्का बक्का देखती रहेगी। क्या सुधाकर ने मुझसे कोई मोहब्बत नहीं की थी? यकीनन नहीं थी। उन्होंने यह बात अपने मुँह से बताई और भाभी तो मुझे मजबूरन कह रहे थे कि मैं उनको लिए अपने भाई का रिश्ता लेकर आऊं। अब आप ही मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। मेरा भाई एक पागल लड़की से शादी करने को मानेगा नहीं। और रही बात मेरी माँ की, तो वह पहले ही रिश्ते को खिलाफ है। उनकी नज़र में तो सुधाकर भी कुछ खास काबिल इंसान नहीं है, पर सुधाकर बेपनाह दौलत के मालिक है। अगर मैं सुधाकर की बहन की शादी नहीं करवाती हूँ तो वह मेरे साथ अच्छा नहीं होगा। मुझसे यह सारी दौलत भी छीन लेगा। मेरे घर वालों की वह सहूलियत जो सुधाकर ने दी रखी है, अब ऐसे भी मुझे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी का पार्ट 2 देखने के लिए कमेंट करें। धन्यवाद।